हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो था हमारा राजस्व। हम बात कर रहे थे भाई गुप्त काल के बारे में, और गुप्त काल का क्या कर लिया था हमने, धार्मिक, सामाजिक और हम आर्थिक जो दृष्टिकोण था या आर्थिक रूप से गुप्त काल कैसा रहा था, इस बारे में क्या कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अगर बात की जाए गुप्त काल की आर्थिकी की या इकोनॉमिक सेक्शन की, तो सबसे पहले क्या था भाई, अगर इकोनॉमी चलती किससे, मतलब रेवेन्यू होना चाहिए आपको। पूरा का पूरा साम्राज्य चलाने के लिए या पूरा पूरा देश चलाने के लिए क्या लगता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू या बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व की मात्रा आपके पास होनी चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं आप, एक राज्य को, देश को या एक राष्ट्र को चला सकते हैं। तो ये जो राजस्व था गुप्त काल में, इसका जो मेन सोर्स था या सबसे जो प्रमुख सोर्स था वो था भू या जो जमीन थी। जमीन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीजें थी उस पर सम्राट का कितना अधिकार था, 1/6 हिस्सा किसको जाता था, सम्राट को जाता था। और सारी की सारी जमीन पर किसका अधिकार था या किसका स्वामित्व माना जाता था, वो था सम्राट हमारा। ठीक है, कालिदास ने इसी प्रवृत्ति को क्या बताया है, षष्ठमाश वृत्ति बोला गया है। एंड क्या होता था भाई, ये जब रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, जैसे भाग, भोग, उद्रक, ऊपरी कर और शुल्क। अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, अलग अलग लोगों से उनके मतलब उनकी हैसियत के हिसाब से या जितना उनके पास सोर्सेज होते थे उसी हिसाब से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। सबसे बड़ी बात अगर भाग की जाए तो राजा को मतलब जमीन से, हर एक इंसान से, राजा की सारी जमीन किसकी मानी जाती थी, सम्राट की मानी जाती थी। उस जमीन पे जितने भी लोग कृषि करते थे या कृषि कार्य में क्या देते थे, इंक्लूड देते थे, उसमें से 1/6 बाकी से जाता था, राजा को जाता था। अगर भोग की बात की जाए तो दैनिक रूप से जो राजा और राजा की जो पूरी फैमिली, अब राजाओं की फैमिली में कौन कौन होते थे, राजा की फैमिली खुद की भी बहुत बड़ी होती थी, और इसके साथ साथ राजाओं का मंत्रिमंडल का समूह, उनकी सेनाओं। तो इसके लिए जो दैनिक रूप से जो वस्तुएं राजा को मतलब लगती थी, वो सभी क्या जाता था, भोग के रूप में राजा को दिया जाता था। उद्रंग है भाई, उद्रंग, ऊपरी कर और क्या है, शुल्क है। ये भी क्या है, राजस्व की एक फॉर्म है। फिर क्या है भी, एक प्रकार की जमीन ऐसी भी होती थी जिसे बोला जाता था अग्रहार बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अग्रहार इसलिए बोला जाता था कि राजा ने क्या शुरू कर दिया था इस टाइम पीरियड में या गुप्त काल में, क्या दिखाई देता है, ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब जब ब्राह्मणों को दान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, देखो भूदान लिखा है इसके लिए, तो उसे क्या बोला जाता था, अग्रहार बोला जाता था। इसमें एक और चीज है जो हमें अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये जो जमीन ब्राह्मणों को मिल जाती थी, इस जमीन पर राजा का स्वामित्व नहीं रहता था। इस जमीन पर जो या इस भूमि पर किसका अधिकार हो जाता था, जिसको ये दान में जमीन मिलती थी उसे। ठीक है, और इसका जो मेन मतलब गोल क्या था भाई या ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, किस हिसाब से इसे दिया जाता था, इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था भी शिक्षण, एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इस जमीन को यूज कर सकते हैं, या फिर क्या दूसरा जो पर्पज हो सकता था वो धार्मिक, रिलीजन की कोई एक्टिविटी करनी है तो इस हिसाब से क्या दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी। ठीक है, फिर अगर बात की जाए कृषि की, वे अगर हमारा इकोनॉमी सेक्टर की बात की जाए, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर अब तक इस पे डिपेंड करती है, कृषि पर ही डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। और उस टाइम पीरियड में भी हमें गुप्त काल में भी क्या दिखाता है, बारिश पर ही निर्धारित क्या होती थी, कृषि हुआ करती थी। और आज के टाइम पीरियड में भी हमें क्या दिखाई देता है, मेनली ऐसा नहीं है कि आपके टाइम पीरियड में, आप टाइम में मतलब थोड़ी थोड़ी सोर्सेज हो गए हैं, लेकिन मेनली किस पे दिखाई देता है, बारिश पे डिपेंड हमें क्या दिखाई पड़ती है, कृषि दिखाई देती है। ठीक है, 3 फसलों का उल्लेख है, और सिंचाई का जो प्रबंध करना होता था वो राज्य को करना होता था। मेनली किस पे डिपेंड करती थी कृषि, बारिश पे डिपेंड करती थी। बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा होगा, मतलब मानसून में अच्छी बारिश पड़ी तो कृषि अच्छी हो जाएगी, है ना। एक तरह से जुआ की तरह था ये, 50-50% वाले चांस थे। फिर कृषि क्या होती थी, कृषि में कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए थी। एक मतलब अलग अलग टाइप की जमीन होती है, जैसे आज के टाइम में भी हमें क्या दिखाई देता है, कहीं बंजर जमीन दिखाई देती है। ठीक है, कहीं हमें कृषि वाली जमीन दिखाई देती है, कहीं हमें वास के योग्य जमीन दिखाई देती है। अब अगर बाजार की बात की जाए या मार्केट एरिया की बात की जाए, सिटी की बात की जाए, तो वहां हमें क्या दिखाई देंगे, घर ही घर, मतलब टाउन्स दिखाई देंगे छोटे छोटे, या घर दिखाई देंगे, बाकी इसमें हमें और जंगल नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं था भाई, उस टाइम पीरियड में हमें क्या जंगलों की भी अच्छी खासी तादाद दिखाई देती थी।
तो क्षेत्र होता था भी जहाँ कृषि योग्य जमीन हो, है ना। फिर दूसरा होता था खिल होता था, गोचर होता था, वास्तु। वास्तु का मतलब हुआ हो कि ऐसा स्थान जो रहने के योग्य हो, ठीक है। अब इंसान ऐसी जगह पर ही रहेगा जहाँ क्या हो भी, मतलब अगर आज के हिसाब से भी बात की जाए, जहाँ मेडिकल कंडीशंस अच्छी हो, मतलब मेडिकल की अगर कोई सुविधा चाहिए तो अच्छे से मिल जाए, एजुकेशन बच्चों को अच्छे से मिल जाए, अच्छा इन्वायरमेंट हो, सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट अच्छा हो, है ना। तो फिर ऐसी सारी कंडीशंस जो रहने के लिए एप्लीकेबल हो, ये सब क्या है भाई, ये सब में हमें मतलब ऐसी सब जगह काउंट की जाती थी और फिर उसी जगह पे क्या करता था इंसान निवास किया करता था। फिर क्या अपहत होता था, खिल होता था, गोचर होता था, ये सब भी क्या है भूमि के एक प्रकार है। ये होगी पहले की बात। आज हम व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करेंगे, मतलब इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट था हमारा अर्थव्यवस्था में भाई हम कृषि और क्या देखते हैं भाई, व्यापार वाला सेक्टर देखते हैं कि व्यापार में क्या क्या चीजें थी, है ना। अगर व्यापार की बात की जाए, हम बात पढ़ रहे हैं अभी गुप्त काल। गुप्त काल की क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं या आर्थिक वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी वाला सेक्शन क्या कर रहे हैं हम, डिस्कशन कर रहे हैं। एंड अगर नेक्स्ट चीज देखी जाए तो क्या है भाई, नेक्स्ट में हमें एक और चीज दिखाई देती है जिसमें क्या है, अगर इस टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है वस्त्र उद्योग। क्योंकि हमें क्या दिखाई पड़ता है, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है भाई, अमर कोश है। ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है, अमर कोश। अगर राइटर की बात की जाए तो अमर सिंह जी का है। एंड अगर अमर सिंह जी की बात की जाए तो ये क्या थे भी, चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय के क्या थे, नवरत्नों में से एक थे। इनके दरबार में क्या पढ़े थे हमने, नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने क्या लिखा है, अमरकोश लिखा है। और इसमें हमें दिखाई देता है क्या ये, अगर इसकी बात की जाए तो संस्कृत का ग्रंथ है। और एक संस्कृत में किस चीज का ग्रंथ है, ये भी ये इस चीज का ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे क्या है संस्कृत के वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है वस्त्र उद्योग के बारे में, क्योंकि इसमें लिखा गया है कताई, जैसे सूत की कताई, बुनाई और हाथ से होने वाले हथकरघा उद्योग, है ना। ये सारी टर्म्स हमें कहाँ दिखाई देती है, अमरकोश में दिखाई पड़ती है। इसका नाम है भी हथकरघा, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में हमें एक और चीज दिखाई देती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग। एंड नेक्स्ट क्या है, मरीन मूर्तियां। हाँ, नेक्स्ट है जी मरीन मूर्तियां। अगर मृण मूर्तियों की बात की जाए तो ये होते भी मिट्टी के खिलौने। क्या होते हैं, मिट्टी के खिलौने, है ना। एंड एक और चीज है जो इस टाइम पीरियड में हमें बहुत ज्यादा वेल, मतलब जो शुरुआत हो गया था, वो है धातु उद्योग या धातु से बनने वाली चीजें। क्योंकि मेहदौली का हमने क्या पढ़ा था, धातु स्तंभ देखा था, ठीक है। वो क्या है, उस इस टाइम पीरियड का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है या सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, धातु उद्योग के बारे में। और अगर बात की जाए भाई व्यापार या इनकी वाणिज्य की, जैसे बहुत सारे व्यवसायी होते थे, बहुत सारे बिजनेसमैन होते थे। आज के टाइम पीरियड में हमें क्या दिखाई देता है, ट्रेड कॉर्पोरेशंस दिखाई देते हैं, बहुत सारी यूनियन दिखाई देते हैं, है ना। अलग अलग संघ दिखाई देते हैं, अलग अलग निगम दिखाई देते हैं। तो गुप्त काल में भी क्या दिखाई पड़ता है, गुप्त काल में भी हमें निगम, संघ
निगम, संघ और कुल, ये ऐसी ऐसी टर्म्स हमें दिखाई देती है। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो को करते हैं क्लोज। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।